प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता है बीती विभावरी जागरी। यह कविता छायावादी शिल्प की एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें प्रकृति को किस तरह से मानवीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसका एक सुंदर उदाहरण है। लहर कविता संग्रह से संकलित यह कविता प्रेम का सुंदर चित्रण तो है ही, लेकिन प्रकृति के जो विविध अंग हैं उसका भी स्वर्णिम चित्रण है। बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरी सखी को उठा रही है और कह रही है कि रात्रि बीत गई है, तू जाग जा। संकेतात्मक यह भी है भारत की प्रजा के लिए। जिस समय कविता लिखी गई थी, परतंत्रता का समय था, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। कवि ने संकेतों में यह कह दिया कि हे भारत की जनता, तुम्हारे सोने का समय बीत गया है, अब तू जाग जा। वो क्या कहते हैं, और इसमें खास बात यह है कि प्रकृति को मानव के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसका सुंदर चित्रांकन यहाँ पर है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय कांचल डोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय कांचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाए, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मल यजबंद किए। अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मल यजबंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। रात्रि बीत गई है और एक सखी अपनी दूसरी सखी को प्रातःकाल होने पर जगाने का प्रयत्न कर रही है और वह कहती है कि हे सखी, अब तो तू जाग जा, जरा उठकर देख तो सही कि रात्रि बीत चुकी है और अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो डुबो कर निकाल रही है। कितना सुंदर दृश्य है। अंबर को यहाँ पर पनघट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तारा जिस समय सूर्योदय होने की वेला होती है, उससे पूर्व में तारे एक एक करके डूबने लगते हैं, तो ताराओं को यहाँ पर कवि ने घड़ों के रूप में निरूपित किया और उषाकालीन वेला को उन्होंने नागरी यानी एक स्त्री के रूप में निरूपित किया। तो अंबर रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़ों को उषा नाम की नायिका डुबो डुबो कर निकाल रही है, अर्थात रात बीत गई है और प्रातःकाल होने से आकाश में तारे कहीं टिमटिमा रहे हैं, जिन्हें कर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई स्त्री अपना घड़ा डुबो डुबो कर पानी निकाल रही हो। तो यहाँ आपने देखा कि अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नागरी, यानी इन सभी को मानव रूप में चित्रित किया, नागरी बना दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। कई बार यह भी कहा जाता है कि मानवीकरण अलंकार जो पश्चिम से हिंदी में आया, तो उसका एक सुंदर उदाहरण यह है। आगे वो कहती है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब देखें, चारों तरफ जो पक्षियों का जो झुंड है,
वो कुलकुल सा बोल रहा है, कलरव कर रहा है। यानी सुबह सुबह भोर का समय होता है, उषाकालीन वेला के समय चिड़ियाएँ चहकती हैं, पक्षी चहकते हैं, एक राग में वो गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो सुबह के समय में पक्षी चारों ओर गीत गा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। और देखो नव कलिकाएँ किसलिए होती हैं, नव कलिकाएँ, नव पत्ते जो नए कोंपले के हैं वो इतने कोमल हैं कि हल्के की हवा से, लहर से हिल रहे हैं। तो किसलय का अंचल डोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, यानी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी ध्वनि कर रहा है, कलरव गा रहा है। और मंद मंद हवा चलने से कोमल पत्तों का भी, किसलय का भी आंचल हिल डुल रहा है, कंपन कर रहा है। हे सखी अब तो जाग जाओ, आप देखो कि लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उधर देखो कि इन नव कलियों पर जो नवीन रस का घड़ा भर कर लाई हुई है, जो लताएं हैं उन लताओं पर जो कलियां खिल रही, वो ऐसा लगता है कि रस से भरा हुआ घड़ा है, जो मधु से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है। मुकुल नवल रस गागरी, यानी जिन पर नव कलियों से रस ऐसे टपक रहा है जैसे रस का घड़ा ही उन पर उड़ेल दिया गया हो। तो कहने का आशय यह है कि प्रातःकाल का समय हो गया है, भोर के समय उषा जो नागरी है वह पनघट पर गई है और अंबर रूपी घड़े में तारा डुबा रही है। इधर पक्षी कलरव कर रहे हैं, कोमल कोमल पत्ते हिल रहे हैं हवा के आवाज़ से, और दूसरी तरफ लतिकाओं में रस भर गया है और उनके ऊपर जो कलिकाएं खिल रही है उनमें नवल नवल रस भरा हुआ है, जैसे कोई घड़ा हो, गागरी का मतलब घड़ा हो। और उसी समय वो सखी को समझा रही है कि अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मल यजबंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। अधरों में राग मंद पिए, नायिका है और अपने प्रिय की स्मृतियों में खोई हुई है और वह सो रही है, उसे प्रातःकालीन वेला में भी उसकी नींद नहीं उड़ी है। तो वो उससे परिहास करती हुई कहती है कि अपने होठों में तुमने अंदर ही अंदर प्रिय का राग पिया हुआ है और इसी कारण से तुम्हारी नींद अभी भी उड़ी नहीं है। अधरों में जो तुम्हारे होठों की जो लालिमा है उसमें ऐसा दिख रहा है कि तुमने अमंद राग को पी लिया है, यानी प्रेम राग को पी लिया है, और इसी कारण से अलकों में मलियज बंद की है। तुम्हारी जो जुल्फ़ें हैं उसमें भी खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है। तो उस चंदन की खुशबू और उसकी शीतलता से तुम्हारी नींद गहरी हो गई है और तुम्हारे अधरों पर जो राग दिख रहा है वो अमंद राग दिख रहा है, जो साक्षात अपने प्रिय का वियोग दिखता है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, और तो अभी तक सो रही है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे आंखों में विहाग राग भर गया है। विहाग राग का मतलब देर रात तक गाया जाने वाला जो राग होता है वो विहाग राग है। तो तुम्हारी आंखों में ऐसा लगता है कि तुमने प्रिय के वियोग के कारण लंबे समय से बाद काफ़ी देर के बाद तुम सोई हुई हो, इसीलिए तुम्हारी आंखों में से अभी भी नींद नहीं गई है। इसीलिए कवि सखी इसको कहती है कि तुम अपने मधुर स्वप्नों से बाहर निकलो और इस प्रेममय प्रातःकाल को निरखो। अतः हे सखी तुम जाग जाओ, क्योंकि ये जो समय है विभावरी का वह चला गया है। यहाँ पर एक लाक्षणिक अर्थ दूसरा भी होता है। भारत स्वतंत्रता की बेला से संघर्ष कर रहा है और उस समय देश भर में आज़ादी का आंदोलन अपने उफान पर है। ऐसे स्थिति में जयशंकर प्रसाद ने यद्यपि अपने नाटकों में तो काफ़ी बातें कही थी, लेकिन छायावादी कविता में ऐसे संकेत कहीं कहीं ही मिलते हैं। तो इस कविता में यह संकेत देखा जाता है कि भारत की जनता को उनका संदेश स्पष्ट है कि तुम्हारा सोने का समय बीत गया है, तुम उठो और अब जागृत हो जाओ, क्योंकि लंबे समय से तुमने उस परतंत्रता को देखा है, अब प्रातःकाल का समय आ गया है। तो यहाँ प्रातःकाल आने वाले शुभ संकेत का है जिसमें भारत आज़ाद होने जा रहा है। इस पूरी कविता में प्राकृतिक जो सौंदर्य है और प्रेम जो है उसका दोनों का वर्णन बड़ी परिष्कृत भाषा शैली में है। छायावादी जो हिंदी कविता है उसकी खड़ी बोली का परिष्कृत रूप, लाक्षणिक रूप अपने उत्थान पर है, इस चरम से आगे नहीं बढ़ पाया। और कविता में देखें आप तत्सम शब्द भी हैं, संगीत तत्व भी है, आलंकारिकता यानी शुद्ध रूपक तो है ही, उसके साथ मानवीकरण भी है और
सांग रूपक अलंकार कहा जा सकता है। उत्प्रेक्षा भी आ गया है, उपमा भी आ गया है। इसी तरह से अनुप्रास तो यहाँ पर सभी तरफ दिख रहा है। कुल कुल सा, है ना, उपमा तो है लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास की छटा भी है और नाद ध्वन्यार्थ व्यंजना भी है। आप देखो इस पंक्ति में खग कुल कुल सा बोल रहा। अब ये जो पंक्ति है यहाँ ध्वन्यार्थ व्यंजना और ऊपर वाली पंक्ति में मानवीकरण, ये दोनों ही अलंकार पश्चिम से आए हैं और छायावादी कविता में बड़े सुंदर ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। इसी तरीके से शब्दों का चयन कितना सुंदर हुआ है, इसलिए माधुर्य गुण संपन्न यहाँ की भाषा बन गई है और कवि की जो शिल्प है वो उत्कृष्ट रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो आप इस कविता को देखा, इसकी विस्तृत व्याख्या आप करें। मैं इसका एक PDF आपको भेज रहा हूँ जिसको आप पढ़ें और उसके दोनों ही अर्थों को आप समझने की कोशिश करें कि ये कितनी महत्वपूर्ण कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद।